नमस्कार। खास मुलाकात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग रूबरू होंगे दीपा मलिक अर्जुना अवार्डी के साथ। दीपा जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत। थैंक यू। आपने अभी पैरालंपिक्स हुए उसमें आपने जेवलिन में ब्रॉन्ज मेडल लिया, 2 एशियन रिकॉर्ड स्थापित कर चुकी हैं, शॉट पुट, डिस्कस, बाइकिंग, कार रैली, स्विमिंग। ऐसा क्या है जो आप नहीं करती? शुरुआत ही इन्हीं चीज़ों से हुई थी क्योंकि एक प्रश्न चिन्ह था कि व्हीलचेयर पे आ गई हैं, पैरालाइज्ड हो गई हैं, अब तो इनकी ज़िंदगी एक बंद कमरे में व्यतीत होगी। यही धारणा तोड़नी थी और बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले की, परिवार की, दोस्तों की, कि इन सबकी मदद से ये धारणा मैं बदल पाई। जबकि आपकी ओपनिंग लाइन ही यही है कि आप क्या नहीं कर सकती, तो शायद बहुत से लोगों की भी धारणा बदली जाएगी कि व्हीलचेयर पे बैठे हुए लोग बहुत कुछ कर सकते। ये कहाँ से आई ये शक्ति? क्योंकि देखिए, बहुत लोग हैं जो इससे बहुत कम में हाथ सा धो देते हैं जिंदगी से कि ठीक है, अब तो हो गया जो होना है, अब यही सही। ये एक चेंज लाने की जो धारणा थी, ये बीज कहाँ से उत्पन्न हुआ? बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूं, ईमानदारी से कहूं तो कहीं एक गुस्सा था अंदर, और गुस्सा इस प्रकार का था कि अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ, पति के साथ मैं खुश थी कि ठीक है, मुझे पता था कि अब मुझे पैरालिसिस हो गया है, मैं चलती फिरती थी, दौड़ती भागती थी, लेकिन अचानक छाती का निचला हिस्सा चला गया और मैंने उससे अपने आप को नए शरीर में नए ढंग से जीना भी सिखा लिया। लेकिन लोगों की, समाज की एक आम तौर पे एक धारणा थी, जो भी मिलता था वो यही कहता था, तबीयत कैसी है, हालांकि आप बच्चे कैसे पालेंगी, आप घर का खाना कैसे बनाएंगी, अरे अब दीपा तो बंद कमरे में ही खत्म हो जाएगी। तो वो एक धारणा मुझे तंग करने लगी थी। आपकी मैंने बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं, बहुत सारे आपकी पिक्चर्स देखी हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग लगा, रेड द हिमालयाज। जी, कैसा था वो एक्सपीरियंस, जिसके ऊपर एक आम चलता फिरता आदमी भी जाने के लिए 2 बार सोचता है? देखिए वो भी एक जिद थी, मुझे ड्राइविंग का शौक है और इसके साथ थोड़ी 2-4 चीज़ें और जुड़ी हुई थी। जैसे जब मुझे मैं लकवाग्रस्त हुई थी और मेरा जो 3 बड़े बड़े ऑपरेशन जो आरआर हॉस्पिटल दिल्ली में हुए थे वो जून 1999 में हुए थे। उस वक्त कारगिल चरम सीमा पे था और मेरे हस्बैंड कारगिल सेक्टर में पोस्टेड थे। तो वो एक अपनी जंग में थे और मैं एक अपनी जंग में थी और खुशी इस बात की है कि हम दोनों ने अपनी अपनी जंग जीती। बिल्कुल 100%। और ये नहीं समझ आ रहा था परिवार वालों की उनकी चिंता करें कि वो लड़ाई में हैं या मेरी चिंता करें, क्योंकि मेरे एक के बाद एक ऑपरेशन हो रहे थे और 18-18 घंटे के हो रहे थे। तो मैंने ये सोचा कि 1999 में वो एक फेज था और 2009 में मैं रेड द हिमालय करते हुए एक अपने जीवन की जंग को जीतते हुए कारगिल के रास्ते से वो निकलनी थी, सेलिब्रेशन। तो एक 10th एनिवर्सरी जिसे कहा जाता है, मैं वो करना चाह रही थी और एक बड़े यूनिक ढंग से करना चाह रही थी। दूसरा मुद्दा इसके साथ ये जुड़ा हुआ था कि हमारा जो मोटर व्हीकल एक्ट है वो ये कहता है कि व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड टू सूट द डिसेबिलिटी। तो जो शब्द है मैन्युफैक्चर्ड, वो हमें तंग कर रहा था क्योंकि इंडिया में अभी कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडिविजुअल डिसेबिलिटी के हिसाब से नहीं हो रही थी। मैंने अपनी गाड़ी में एक गैजेट लगवाया था जिसके बिला पे मैं हाथों से अपनी कार चला सकती थी, लेकिन उसका लाइसेंस लेने का प्रोसेस, उस वक्त मेरे हस्बैंड महाराष्ट्र में पोस्टेड थे, तो वो प्रोसेस अपने आप में पहला था। और जब मेरी गाड़ी का लाइसेंस बना और उसके उस गैजेट को एक्सेप्ट किया गया, तो एक उसका भी सेलिब्रेशन करना था कि हम, और अवेयरनेस भी कि ये हो सकता है। और वही वाली बात है कि मुझे कुछ ऐसा करना था जिसके बारे में लिखा जाए, लोगों जैसे आप कह रहे हैं कि एक झटका लगता है। मेरा तो छाती का निचला हिस्सा सुन्न है, ब्लैडर और बाउल का कंट्रोल नहीं है, बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल बहुत वीक है, ब्लड सर्कुलेशन वीक है, आधे लंग्स मेरे सांस नहीं भरते, तो ऑक्सीजन की कमी हाई ऑल्टीट्यूड में। तो ये सब मेडिकल कंडीशन देखते हुए मेरे जैसी जो एक डिसेबिलिटी है उसमें हाई ऑल्टीट्यूड में जाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। तो फिर वो कूदती उछलती गाड़ी, क्योंकि मेरे 7 वर्टिब्रल कॉलम पूरे कटे हुए हैं और उसमें एक सपोर्ट के लिए रॉड नहीं लगाई जा सकती क्योंकि मैं रिपीटेड ट्यूमर का केस हूँ, तो मुझे हर वर्ष MRI से अपने ट्यूमर को मनूवर करना पड़ता है, डॉक्टर्स को देखना पड़ता है। तो वो हो नहीं सकता। फिर बहुत सवाल थे, एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इस मेडिकल कंडीशन में ये कर पाएगी कि नहीं। तो पहियों का शौक था, गाड़ी चलाने का शौक था, नया नया लाइसेंस बना था, कारगिल के 10 साल पूरे हो रहे थे, मेरी सर्जरी के 10 साल पूरे हो रहे थे, तो ये सब मिला के ये रेड द हिमालय एक सेलिब्रेशन। एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस?
इट वाज चैलेंजिंग और मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि जब जैसे लोग मुझे व्हील चेयर पे वहाँ देखते थे और फिर मेरे गले में पार्टिसिपेंट का एक वो जो होता था और बहुत एक, लेकिन जो मुझे अच्छा लगा वहाँ पे बहुत एक्सेप्टेंस मिली, क्योंकि जो मोटर स्पोर्ट्स करते हैं, जो लोग जिनके खून में ये एडवेंचर होता है, उन्होंने मुझे इतना हाथों में उठा के रखा वहाँ पे। They respected. इट वाज टोटल एक्सेप्टेंस। तो यहाँ भी मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि हम अपने आप को खुद ही लिमिट कर लेते हैं। एक कहते हैं ना, विडोज वेयर वाइट, ये रेखाएं हमने खींची है, दूसरों ने नहीं खींची है। और मैं सच मायने में कह रही हूँ कि 80% जो मेरे इवेंट्स होते हैं उसमें मेरे परिवार के सदस्य मुझे घर में तैयार कर देते हैं। बिटिया मेरी कॉलेज चली जाती है, हस्बैंड मेरे जॉब कर रहे हैं, लेकिन दोस्त ही मुझे ले जाते हैं। जैसे कोचेस हैं, मेरे फेलो कोलीग्स हैं, मोटर स्पोर्ट्स है तो बाइकर्स हैं, यंग बाइकर्स हैं, वो कब मुझे घर से ले जाते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं, मुझे मोटरसाइकिल पे बिठा देते हैं, मैं उनके साथ चला लेती हूँ। तो लोगों में एक्सेप्टेंस बहुत है। लोग आपको उस नज़रिए से देखते हैं जिस नज़रिए से आप अपने आप को देखते हैं। तो जब तक मैं अपने आप को एक अपंग व्हील चेयर वाली समझती थी, तब तक लोग मुझ पे सहानुभूति करते थे, मेरे घर आने से डरते थे। अब जब से मैं इतनी वाइब्रेंट हो गई हूँ, आउटडोर पर्सन बन गई हूँ, मैंने अपने आप को एज अ बाइकर, स्विमर, रैलिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन, तो मेरा घर दोस्तों से भरा रहता है। ऐसा कोई ये नहीं सोचता कि दीपा ये नहीं कर पाएगी या कोई हम इसको तकलीफ दे रहे हैं, हम इसको तकलीफ दे रहे हैं। तो ये वाली जो धारणा है जब मैंने खुद अपने लिए बदली, तो वो लोगों में ऑटोमेटिकली बदल गई। और एक्सेप्टेंस तो इतनी आती है कि मैं खुद हैरान हूँ। मैंने ये अब डिस्कवर किया है कि एक्सेप्टेंस में कमी नहीं है, हमारे इनिशिएटिव में कमी रह जाती है। जैसे आपने अलग अलग स्पोर्ट्स लिए, आप शॉर्ट पुट, जेवलिन, यू हैव बीन प्लेइंग दीज, अब आप इनमें पार्ट ले रही हैं। बिफोर दिस ऑल्सो इंटरेस्ट था, ये सब स्पोर्ट्स खेले थे या टोटल न्यू? आज ये इंटरव्यू देते हुए मुझे कुछ ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मैं राजस्थान में हूँ, मैं जयपुर में हूँ और मेरा पूरा बचपन लगभग इस स्टेट में गुजरा है। मैं कोटा में पढ़ी हूँ, मैं बीकानेर में रही हूँ, नसीराबाद में मेरे बचपन के दिन गुजरे हैं और सोफिया स्कूल कॉलेज से मैं अजमेर से पढ़ी हूँ। तो मेरी जो स्पोर्ट्स की नींव है वो इसी स्टेट में, इसी मिट्टी में रखी गई थी। और ऐसा कोई खेल नहीं है जो स्कूल में मैं खेली नहीं। इंडिया में स्पोर्ट्स पर्सन की जो एक पोजीशन है और उसके साथ साथ हम लोग एक डिसेबिलिटी अनफ्रेंडली नेशन है, ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, आप लोग कहीं जाना नहीं। विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। 56 rupees to the dollar, guys. छाप छोड़ती तो आपकी दुनिया कुछ ऐसी नजर आती। ये है नेटवर्क 18, हर पल में जिंदगी। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती हैं, जिनसे जुड़ी होती हैं। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर, दिन भर की खबरों का अपडेट। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013 आरक्षण का अंत। लगाइए जॉनसन सेम और जॉनसन जेपी की वॉल की पुट्टी। मंगलम बिल डेवलपर्स लिमिटेड, डॉक्टर केन मोदी यूनिवर्सिटी, नेवाई, राजस्थान। विघ्न हरता मंगल करता
जिसके नाम के बिना इस संसार का हर काम अधूरा। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर रसोई से लेकर आया है गणेश चतुर्थी स्पेशल। गणेश चतुर्थी से पूर्व 18 सितंबर दोपहर 2:30 बजे सिर्फ टीवी पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं असली आयुर्वेद का चमत्कार वैद्यनाथ महाभृंगाज तेल। लगाइए जॉनसन सेम और जॉनसन जेपी की वॉल की। अब सिर्फ बड़े शहरों की चकाचौंध ही नहीं, छोटे शहरों के भी होंगे जलवे। खबरें सिर्फ बड़े शहरों की नहीं, छोटे शहरों की भी मिलेंगी। मारो शहर में, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बेमिसाल मजबूती का सिर्फ एक मंगला TMT सरिया। लिट्रो नेचुरल, जियो लाइफ नेचुरली। PCM की पेशकश, घर में बने मसालों जैसे शुद्ध। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दीपा जी, पहले तो इंडिया में स्पोर्ट्स के बारे में। हमारे यहाँ एक तो वैसे ही क्रिकेट के अलावा किसी स्पोर्ट्स को नहीं पूछा जाता है, और जैसे आपने कहा कि भी पैरालंपिक्स, वहाँ पे तो जहाँ पे इतना कवरेज होता है नॉर्मल ओलंपिक्स या क्रिकेट के लिए, वहाँ पे इनका कहीं कहीं छोटे में कहीं एक कॉर्नर में एक क्लिपिंग आएगी। आप क्या, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? देखिए, बदलाव आ रहा है और हम जैसे लोग जो खेल रहे हैं और साथ में एजुकेटेड हैं, इसका कंट्रीब्यूशन अभी बहुत हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जिस दिन मैंने अपना एशियन गेम्स का मेडल उठाया था और वो पहली महिला का एथलेटिक्स में एशियन गेम्स में मेडल था, मेडल लेके जब मैं मुड़ी तो कोई एक कैमरा भी वहाँ नहीं था। और एक बहुत इंसिडेंट मुझे बहुत जो क्लियरली याद है, हम कॉमनवेल्थ गेम्स में इंटरनेशनल जोन में थे और हमें वहाँ बुलाया गया था, एंड एक पद्मश्री के लिए नॉमिनेटेड लेडी जर्नलिस्ट थी वहाँ पे। तो उनका एक कमेंट आया कि अरे, इंडिया के खिलाड़ी तो अभी से ही इंजरी होके व्हीलचेयर पे घूम रहे हैं, ये क्या खेलेंगे। एंड मेरी बिटिया मेरी एक ऑफिशियल एस्कॉर्ट थी, शी वाज अ टीम ऑफिशियल विथ मी, तो शी टर्न अराउंड, शी कुडंट टेक इट, मेरी बड़ी बिटिया, एंड उन्होंने मुड़ के उनको बोला कि आप लोगों को ब्रिज गिरने की स्टोरी के अलावा कुछ और पता हो। तो उन्होंने बहुत ऑफेंस फील किया। मेरे ख्याल से वो ब्रिज गिरने की भी स्टोरी उनकी अपनी थी। तो उन्होंने बोला तुम क्या कहना चाह रही हो। तो मतलब जो हमारे इंडिया के लीडिंग जर्नलिस्ट थे जो वहाँ पे कवरेज, उनको ही नहीं पता था कि फिजिकली चैलेंज स्पोर्ट्समैन भी इन द मेन स्ट्रीम कॉमनवेल्थ में खेल रहे हैं। तो अवेयरनेस की कमी तो है, दैट इज ऑनेस्टली अ फैक्ट। लेकिन अभी जो रिसेंटली ओलंपिक्स हुए हैं, जो ये हमें अर्जुन अवार्ड मिले हैं, इनकी जो अब कवरेज है, आप जो हमें कवर कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बदलाव आ चुका है। और जो अभी हमारा गिरिशा का सिल्वर मेडल आया है लंदन में, उसकी तो पिछले 3 दिन से फ्रंट पेज न्यूज आ रही है। तो अब हमें भी स्लॉट्स मिलने लगे हैं, तो अच्छा लगने लगा है। और ये बहुत जरूरी है एक आम आदमी को मोटिवेट करने जी के लिए। और 3 ट्यूमर के मैनेजमेंट के साथ स्पोर्ट्स खेलना 36 वर्ष की आयु में शुरू किया। तो वो जो बात है कि होगा धीरे धीरे बदलाव। हम जैसे लोग जो अब मेडल लाने लगे हैं और देश का झंडा जब ऊपर जाता है तो होगा, जरूर होगा, बदलाव आएगा। और जैसे हमारा देश है, मैं बहुत ही डिसेबिलिटी अनफ्रेंडली नेशन कहूंगी इसको। हमारे यहाँ मॉल्स हैं, चाहे वो स्कूल्स हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स, इनफैक्ट दे डोंट केटर टू पर्सन्स हु हैव गॉट इवन माइनर डिसेबिलिटीज। आप इसके साथ कैसे कोप अप करती हैं और क्या मैसेज देना चाहती हैं? देखिए, मैं कोप अप तो कहूँगी तो मैं नेचुरली मैं पूरा क्रेडिट अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को दूंगी, क्योंकि जब मेरे बाहर जाने का कोई प्लान बनता है तो उसमें हम कभी ये नहीं सोचते कि वहाँ रैंप होगा या नहीं होगा, ये कैसे जाएगी। क्योंकि इंडिया की जो एक सबसे खूबसूरत, इस देश की जो सबसे खूबसूरत बात वो ये है कि मदद के 4 हाथ हमेशा आगे आपको मिलेंगे। सही सब गॉड फेयरिंग लोग हैं, और जहाँ भी मैंने जब भी मुड़ के किसी को बोला भैया मेरी कुर्सी उठवा के वहाँ रखवा दीजिए, तो कभी मना नहीं हुआ। लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। ये सोल्यूशन तो अंत में वही है कि हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिसेबल फ्रेंडली करना होगा। आपको लगता है कि इनिशिएटिव हैज टू कम फॉर द गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर अपने आप लेना शुरू करे, रूल्स रेगुलेशंस की वेट नहीं करें? मैंने गवर्नमेंट के साथ 5 ईयर प्लानिंग में फॉर द डिसेबिलिटी, अपना फॉर्मुलेशन ऑफ 5 ईयर प्लान में मैं मेंबर रही हूँ। 2012 से 2017 की जो पॉलिसी मेकिंग थी ऑन फिजिकल एजुकेशन, उसमें आई वाज वन ऑफ द नॉमिनेटेड मेंबर्स। एंड मैंने ये रियलाइज़ किया जब मैंने पॉलिसी स्टडी करी
पॉलिसीज बहुत खूबसूरत बनाई हुई हैं और ऐसा नहीं है कि हम लोगों को, मैं खुद हैरान थी कि मैं इतनी एजुकेटेड सिटीजन होते हुए मुझे नहीं पता था कि डिसेबल्ड लोगों के लिए इतना ज़्यादा फैसिलिटीज गवर्नमेंट की तरफ से हैं। प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन की है, इम्प्लीमेंटेशन की है। तो मेरे ख्याल से हर एक ऑफिस में, हर एक बिल्डिंग में जो हेड्स हैं, जो कॉर्पोरेट हेड्स हैं या जो गवर्नमेंट हेड्स हैं, किसी भी छोटे से स्कूल के जो प्रिंसिपल्स भी हैं, तो जो भी हेड्स हैं, अगर वो इसको एक अपना एक इनिशिएटिव लेके इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इसको आम जिंदगी में उसको कार्यान्वित करेंगे, तब तो मेरे ख्याल से ये देश भी एक व्हीलचेयर एमिकेबल देश बन जाएगा, एक फिजिकली चैलेंज फ्रेंडली देश बन जाएगा। और वो बहुत जरूरी है। पॉलिसी की कमी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। आप आर्मी बैकग्राउंड से हैं जी, आर्मी की तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिलता है? देखिए, मैं बहुत सारा क्रेडिट अपनी अपब्रिंगिंग को देती हूँ, क्योंकि एक फौज का जो माहौल होता है, हम लोग हमेशा किसी भी एक मेजर इंजरी के, एक किसी एक्सीडेंट के, उसके लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। कहीं ना कहीं हमारा एक बहुत ज़्यादा कहते हैं ना लाइफ थ्रेटनिंग काइंड ऑफ अ प्रोफेशन है, इसमें रिस्क फैक्टर बहुत हाई है। तो ऐसी चीज़ों के लिए मेंटली इंसान प्रिपेयर रहता है, मेंटली स्ट्रांग होता है उन्हें झेलने के लिए। लेकिन साथ में हमारे आर्मी में एक बड़ा स्ट्रांग रूल होता है, प्लान बी। जब एक चीज काम नहीं कर रही होती है तो उसका प्लान बी, एक बैकअप प्लान जो होता है, वो होना चाहिए। वो चीजें मुझे मदद करी। मैं 2 साल से घर बार छोड़कर, अपना रेस्टोरेंट पूरा बंद कर और अपना बिजनेस क्लोज डाउन कर एक दिन सूटकेस उठाया, घर से चल पड़ी। सारी दुनिया ने पूछा, समाज ने पूछा क्या कर रही है, दिल्ली में रह के खेल रही है, तो बुढ़ापे में क्या खेल रही है, 40 वर्ष की हो गई, 42 वर्ष की हो गई, पता नहीं क्या खेल रही है, बाहर घूमती रहती है। अर्जुन अवार्ड आया, और जब ओलंपियंस के साथ, क्रिकेटर्स के साथ, शूटर्स के साथ, आर्चरर्स के साथ जब मुझे अर्जुन अवार्ड मिला, तब सबने, एवरीबडी टुक नोट ऑफ इट, रियलाइज किया कि ओ इट इज दैट लेवल। वो जो एक मापदंड जो है कि लोगों ने उसको नापा, अरे दिस वाज सीरियस स्पोर्ट्स। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दैट इज व्हाई दिस अवार्ड इज वेरी स्पेशल टू मी, कि उससे जो एक रिकग्निशन, और जो दूसरी बहुत खूबसूरत बात हुई है अर्जुन अवार्ड से, इट हैज बिकम अ मीडियम ऑफ रीयूनियंस। हाँ, मैं चाहती हूँ कि कॉर्पोरेट्स आगे आएँ, हम जैसे एथलीट्स को अडॉप्ट करें, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल वैसे ही एक्सपेंसिव हो जाता है। बिल्कुल, हम नॉर्मल आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं, हमें एक स्पेशल कार चाहिए, टैक्सी चाहिए, रहने के लिए घर ऐसा चाहिए जिसमें कमरा बड़ा हो, जिसका बाथरूम बड़ा हो, तो उसका रेंट ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है। साथ में 24 घंटे हमेशा एक नर्स या कोई अटेंडेंट रखना पड़ता है, एंड प्लस द मेडिकल एक्सपेंसेस साथ होते हैं। तो नेचुरली हमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी थोड़ा ज्यादा चाहिए। बिल्कुल, तो अगर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर से, जैसे हम देखते हैं काम क्रिकेटर है या फुटबॉलर है या टेनिस प्लेयर्स हैं, इनको कितना बैकअप होता है। मेरा एक जेवलिन 70,000 का आता है, तो अगर मैं महीने भर में एक जेवलिन यूज करती हूँ तो उसका एंगल बार बार गिरने से बिगड़ जाता है नेचुरली। तो हर महीने अगर मैं एक 70,000 का जेवलिन खरीदूंगी तो मैं कैसे सस्टेन कर पाऊँ? नॉट पॉसिबल। लेकिन गवर्नमेंट के कैंप्स अब लगने लगे हैं, हमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी की तरफ से कैंप्स भी मिलने लगे हैं, लेकिन उसका भी होता है कि कई बार ब्रेक होता है, 4 महीने 5 महीने। वो 4-5 महीने में हम हमारी बॉडी को डाउन नहीं जाने दें। तो बहुत अच्छा लगेगा कि कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट आगे आएगा, या कोई हमें अडॉप्ट करे, कोई कॉर्पोरेट हमें अडॉप्ट करे, हम भी किसी का लोगो लगाकर खेलें, तो उससे एक मदद भी होगी और एक औहदा भी बढ़ेगा। औहदा मेरे ख्याल से आपका नहीं बढ़ेगा, उस कॉर्पोरेट का बढ़ेगा जिसका आप लोगो लगा के खेलेंगी। ऐसी सोच हो जाए तो तरक्की दूर नहीं है। सवाल आपसे और भी हैं, खास करके अगर आप किताब लिखने की सोच रही हैं या नहीं अपनी जीवन के बारे में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं खास मुलाकात। विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का भी। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे टीटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं लगाइए जॉनसन सेम और जॉनसन जेपी की वॉल की। एक ऐसी चिकित्सा विधा
जहां मिले सभी रोगों का नैसर्गिक तोड़। वो प्राकृतिक उपचार का वैज्ञानिक आधार। आयुष्मान होने का वरदान देती प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का नहीं है कोई जोड़। देखिए आयुर्वेदा हेल्थ शो रविवार सुबह 10:30 बजे। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहां रह गई कमी? क्यों रह गए मुस्लिम समाज की तरक्की के ख्वाब अधूरे? देखिए सरकारों के दावों और मुस्लिमों के हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब इस समय पर। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंटमैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसलिए तो काफी दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं CCDU राज्य जल व स्वच्छता मिशन। जागो पार्टी का मिशन 2013 आरक्षण का अंत। रविवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण रविवार दोपहर 3:30 बजे, सिर्फ ETV राजस्थान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं अर्जुना अवार्ड विनर दीपा मलिक से। दीपा जी, मैं आपको सीमित नहीं करूंगी एक नारी के लिए या एक पैराप्लेजिक के लिए। उससे ज्यादा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आप ऑलरेडी एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिहाज से इतना अचीव कर चुकी हैं। फॉरगेट बीइंग अ वुमन, फॉरगेट बीइंग अ पैराप्लेजिक, आगे क्या है? ये सवाल काफी डरावना है क्योंकि जो भी मेरे को मुबारकबाद देने के लिए कॉल करते होते अब क्या करना है, क्योंकि अब सबको इतना आदत हो गई है। फेसबुक के अकाउंट पे भी पहला सवाल ही होता है, अच्छा अब तो ये भी हो गया, आप बाइकिंग करती थी, MTV रोडीज हो गया, और आपने लिम्का रिकॉर्ड बना लिया, और जॉन इब्राहिम के साथ हो गए, रघु के साथ हो गए, बाइकिंग पूरी हो गई। यमुना नदी पार कर ली, वो भी इसमें भी रिकॉर्ड बना लिया, स्विमिंग पूरा हो गया। आपने रैली कर ली, हिमालयन रैली कर ली, डेजर्ट स्टॉर्म रैली कर ली, रैली का पूरा टॉप हो गया। अब स्पोर्ट्स में अर्जुन अवार्ड हो गया, अब क्या? लेकिन अब तो सफर शुरू हुआ है। मेरे बहुत ज़्यादा इच्छा है कि मैं एक कहते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट एक व्हीलचेयर एमिकेबल स्पोर्ट्स एकेडमी मेरे जैसे लोगों के लिए स्टार्ट करूं, और ना केवल स्पोर्ट्स एकेडमी, एक ड्राइविंग एकेडमी, एक ऐसा कुछ मेरे लिए कोई सपोर्ट आए। मैं अपना पूरा जीवन उसमें लगाने के लिए तैयार हूँ कि कोई मेरा हाथ थामे, कोई मेरे साथ जुड़े, कि मैं ऐसा एक बिकॉज क्या होता है, हम लोगों की गाड़ियाँ जो रजिस्टर होती हैं वो खरीदने के बाद रजिस्टर होती हैं। जो व्यक्ति मेरी तरह जो पैदाइशी अपंग नहीं है, नया नया अपंग हुआ है, एक्सीडेंट में टांग कटी है, हाथ कटा है, उसको एकदम से कॉन्फिडेंस नहीं आता कि क्या मैं गाड़ी चला पाऊंगा या पाऊंगी। बिल्कुल। तो आप पहले एक ट्रायल लेना चाहते हैं, तो वो ट्रायल की सुविधा अभी इस देश में नहीं है। जैसे अलग अलग डिसेबिलिटी के हिसाब से हम 4-5 गाड़ियां तैयार रखें, लोग वहाँ आके एक अच्छे माहौल में उसे सीखें और फिर जाके, क्योंकि जब से मैं गाड़ी चलाने लगी हूँ लगभग अपंगता ना के बराबर होगी। मेरी जो रीच है, मोबिलिटी है, वो मैं आज शायद इतना कुछ कर पाई क्योंकि मैं हर जगह गाड़ी चला के पहुंच सकती थी। तो एक तो वो बहुत बड़ी इच्छा है। दूसरी इच्छा ये है कि मैं तो थोड़ी पढ़ी लिखी थी और अच्छे बैकग्राउंड से थी,
तो मैं अपनी ट्रेनिंग खींच गई। मैंने अपने बाइकिंग ग्रुप से, अपने फ्रेंड्स ग्रुप से, अपनी फैमिली से सपोर्ट लेके मैं तो चलती रही, लेकिन ऐसे बहुत सा हिडन टैलेंट है हमारे देश में और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि एक बहुत अच्छा हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्लान विद प्रॉपर कोचिंग सेंटर एंड अ गुड एकेडमी अगर स्टार्ट हो जाए तो हम लोग एबल बॉडी से ज़्यादा मेडल्स लेकर आएंगे। तो ये मेरी इच्छा है कि आगे मैं करूं और अभी तो मैं खेलना चाहती हूं। मैं करंट एशियन रिकॉर्ड होल्डर हूं, तो मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप 2013 और एशियन गेम्स 2014 के मेडल्स की ओर देख रही हूं। ऑल द बेस्ट। और कोशिश ये रहेगी कि 2016 का ओलंपिक्स वो भी मैं पूरा करूं। हमारी सबकी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू। व्हाट सस्टेन्स यू? शक्ति कहाँ से आती है? आई एम अ वेरी आउटडोर पर्सन। मेरे से कमरे में नहीं रहा जाता। वो कहते हैं ना, एक जब मैं छोटी थी, टीनेजर थी, तो मम्मी पापा अक्सर कान पकड़ के कहते थे आवारागर्दी करती रहती है। जब विवाह हुआ, बहुत खुश हूँ, ऐसा जीवन साथी मिला जिसको मेरे शौक पसंद थे, तो मुझे कभी बाहर इधर उधर घूमने, जो होता है ना दिन में एक गेड़ी मारना बहुत पसंद है। तो आई गेस ये जो एक आउटडोर और एक्टिव रहने की जो चाह है वो मुझे सस्टेन करती है। और दूसरी चीज़ जो सस्टेन करती है कि मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि शायद भगवान ने तुम्हें चुना है। मैं कहती थी एक बार पैरालिसिस, 2 बार ट्यूमर, 3 बार ट्यूमर, फिर कंटिन्यूसली ट्यूमर का ट्रीटमेंट, फिर क्यों मेरे साथ क्यों? तो पापा ने कहा शायद तुम्हें चुना गया है। तो अपने इस एक्सपीरियंस से अगर मैं बदलाव लाऊं, जैसे कुछ कंट्रीब्यूशन मैं कर चुकी हूँ, हरियाणा में भी मेरे मेडल के बाद एक्ट पार कर दिया गया सब कुछ, और 42 साल की उम्र में शायद पहली बार किसी को गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है। तो ऐसे ही योगदान करती रहूँ, नए रास्ते खोलती रहूँ, मेरे जैसे लोगों को आगे आने की प्रेरणा देती रहूँ। तो मुझे भी कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। अपना रेस्टोरेंट दोबारा खोलने की सोच रहे हो? शायद रेस्टोरेंट का जो फेज़ था वो अब मेरा क्या है अनीता जी, कि जो काम करती हूँ उसको पूरी दिल से करती हूँ। रेस्टोरेंट खोलूँगी तो शायद वो 24 घंटे का कार्य मैं नहीं कर पाऊँगी। अब जीवन में और बहुत चीज़ें ऐड हो गई हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पास है, मैं चाहती हूँ वापस जाकर उसको, मेरे पास डाइनिंग हॉल है, बर्तन है ऑलरेडी, कमरे, उसमें 2-4 कमरे ऐड करके फिजिकली चैलेंज बच्चों के लिए एक शेल्टर होम स्टार्ट करूँ। तो रेस्टोरेंट तो नहीं, लेकिन हाँ उसको एक नया रूप ज़रूर दूंगी। कुछ सोच रही हैं लिखने के बारे में? हाँ, किताब लिखनी चाहिए, समय हो गया है। पहले सोचती थी कि सफ़र पूरा होगा तब लिखूंगी, जब बाइकिंग का सफ़र पूरा होगा तब लिखूंगी। तो किताब ज़रूर लिखूंगी, क्योंकि इतने सारे किस्से हैं, इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं। और जब मैं खुद पैरालाइज हुई थी तो मैं किताबें पढ़ के प्रेरणा लेके ऐसे अपने आप को खींचती रही। तो मुझे लगता है कि ज़रूर लोगों को पसंद आएगा, लोग कुछ सीखेंगे, आज का यूथ सीखेगा। बिल्कुल। तो वो लिखूंगी। सिर्फ यूथ नहीं, मुझे लगता है सब सीखेंगे। और कुछ कविताएं लिख के रखी हुई हैं, उनका संग्रह है, वो भी शायद बहुत 2 जल्दी लाइन पब्लिश सुनाएंगी? करूंगी। अभी तो लिखे कुछ वक्त हो गया, लेकिन हाँ कुछ याद आता है। क्या सपना है तेरा मानव, बस निद्रा में ही भगा रहा दुख के दानव। निद्रा का सपना केवल एक मृग तृष्णा है, क्षण भर का चारु चंद्र, फिर निशा केवल कृष्णा है। सपने देख जागृत अवस्था में, फिर उन्हें बना आदर्श, कायम कर व्यवस्था में। आप तो स्वयं एक आदर्श हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए। शुक्रिया। मुझे बुलाने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। दीपा जी से मिलके मुझे भी कुछ लाइनें याद आएगी, आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सीढ़ियाँ तो उनके लिए बनी हैं जिन्होंने छत पर जाना है, जिनकी नज़र है आसमां पर, उन्हें रास्ता खुद बनाना है। अगले हफ्ते हम फिर होंगे आपके बीच, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। मेरी जो रीच है, मोबिलिटी है, वो मैं आज शायद इतना कुछ कर पाई क्योंकि मैं हर जगह गाड़ी चला के पहुंच सकती थी। तो एक तो वो बहुत बड़ी इच्छा है। दूसरी इच्छा ये है कि मैं तो थोड़ी पढ़ी लिखी थी और अच्छे बैकग्राउंड से थी, तो मैं अपनी ट्रेनिंग खींच गई। मैंने अपने बाइकिंग ग्रुप से, अपने फ्रेंड्स ग्रुप से, अपनी फैमिली से सपोर्ट लेके मैं तो चलती रही, लेकिन ऐसे बहुत सा हिडन टैलेंट है हमारे देश में। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि एक बहुत अच्छा हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्लान विद प्रॉपर कोचिंग सेंटर एंड अ गुड एकेडमी अगर स्टार्ट हो जाए
तो हम लोग एबल बॉडी से ज़्यादा मेडल्स लेकर आएंगे। तो ये मेरी इच्छा है कि आगे मैं करूं। और अभी तो मैं खेलना चाहती हूँ। मैं करंट एशियन रिकॉर्ड होल्डर हूँ, तो मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2013 और एशियन गेम्स 2014 के मेडल्स की ओर देख रही हूँ। ऑल द बेस्ट। और कोशिश ये रहेगी कि 2016 का ओलंपिक्स वो भी मैं पूरा करूं। हमारी सबकी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू। व्हाट सस्टेन्स यू? शक्ति कहाँ से आती है? आई एम अ वेरी आउटडोर पर्सन। मेरे से कमरे में नहीं रहा जाता। वो कहते हैं ना, एक जब मैं छोटी थी, टीनेजर थी, तो मम्मी पापा अक्सर कान पकड़ के कहते थे आवारागर्दी करती रहती है। जब विवाह हुआ, बहुत खुश हूँ, ऐसा जीवन साथी मिला जिसको मेरे शौक पसंद थे, तो मुझे कभी बाहर इधर उधर घूमने, जो होता है ना दिन में एक गेड़ी मारना बहुत पसंद है। तो आई गेस ये जो एक आउटडोर और एक्टिव रहने की जो चाह है वो मुझे सस्टेन करती है। और दूसरी चीज़ जो सस्टेन करती है कि मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि शायद भगवान ने तुम्हें चुना है। मैं कहती थी एक बार पैरालिसिस, 2 बार ट्यूमर, 3 बार ट्यूमर, फिर कंटिन्यूसली ट्यूमर का ट्रीटमेंट, फिर क्यों मेरे साथ क्यों? तो पापा ने कहा शायद तुम्हें चुना गया है। तो अपने इस एक्सपीरियंस से अगर मैं बदलाव लाऊं, जैसे कुछ कंट्रीब्यूशन मैं कर चुकी हूँ। हरियाणा में भी मेरे मेडल के बाद एक्ट पार कर दिया गया सब कुछ, और 42 साल की उम्र में शायद पहली बार किसी को गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है। तो ऐसे ही योगदान करती रहूँ, नए रास्ते खोलती रहूँ, मेरे जैसे लोगों को आगे आने की प्रेरणा देती रहूँ। तो मुझे भी कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। अपना रेस्टोरेंट दोबारा खोलने की सोच रहे हो? शायद रेस्टोरेंट का जो फेज़ था वो अब मेरा क्या है अनीता जी, कि जो काम करती हूँ उसको पूरी दिल से करती हूँ। रेस्टोरेंट खोलूँगी तो शायद वो 24 घंटे का कार्य मैं नहीं कर पाऊँगी। अब जीवन में और बहुत चीज़ें ऐड हो गई हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पास है। मैं चाहती हूँ वापस जाकर उसको, मेरे पास डाइनिंग हॉल है, बर्तन है ऑलरेडी, कमरे, उसमें 2-4 कमरे ऐड करके फिजिकली चैलेंज बच्चों के लिए एक शेल्टर होम स्टार्ट करूँ। तो रेस्टोरेंट तो नहीं, लेकिन हाँ उसको एक नया रूप ज़रूर दूंगी। कुछ सोच रही हैं लिखने के बारे में? हाँ, किताब लिखनी चाहिए, समय हो गया है। पहले सोचती थी कि सफ़र पूरा होगा तब लिखूंगी, जब बाइकिंग का सफ़र पूरा होगा तब लिखूंगी। तो किताब ज़रूर लिखूंगी, क्योंकि इतने सारे किस्से हैं, इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं। और जब मैं खुद पैरालाइज हुई थी तो मैं किताबें पढ़ के प्रेरणा लेके ऐसे अपने आप को खींचती रही। तो मुझे लगता है कि ज़रूर लोगों को पसंद आएगा, लोग कुछ सीखेंगे, आज का यूथ सीखेगा। बिल्कुल। तो वो लिखूंगी। सिर्फ यूथ नहीं, मुझे लगता है सब सीखेंगे। और कुछ कविताएं लिख के रखी हुई हैं, उनका संग्रह है, वो भी शायद बहुत 2 जल्दी लाइन पब्लिश सुनाएंगी? करूंगी। अभी तो लिखे कुछ वक्त हो गया, लेकिन हाँ कुछ याद आता है। क्या सपना है तेरा मानव, बस निद्रा में ही भगा रहा दुख के दानव। निद्रा का सपना केवल एक मृग तृष्णा है, क्षण भर का चारु चंद्र, फिर निशा केवल कृष्णा है। सपने देख जागृत अवस्था में, फिर उन्हें बना आदर्श, कायम कर व्यवस्था में। आप तो स्वयं एक आदर्श हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए। शुक्रिया। मुझे बुलाने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। दीपा जी से मिलके मुझे भी कुछ लाइनें याद आएगी, आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सीढ़ियाँ तो उनके लिए बनी हैं जिन्होंने छत पर जाना है, जिनकी नज़र है आसमां पर, उन्हें रास्ता खुद बनाना है। अगले हफ्ते हम फिर होंगे आपके बीच, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।